नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है। आज इस चर्चा में हमारे साथ है विजेंद्र शर्मा जी। हम उनके बारे में जानेंगे, उनके लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे, पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। उसी दौरान उन्होंने जो बहुत सारी कविताएं लिखी हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं विजेंद्र शर्मा जी से। वेलकम सर। धन्यवाद। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपकी पेंटिंग्स को देखकर, और बहुत उत्सुक हूँ मैं जानने के लिए कि आपने इस जर्नी को कैसे हासिल किया और यहाँ तक, और इतना उम्दा पेंटिंग जो हमारे सामने है, जो हम देखते आ रहे हैं, जो आपके फ़ैन देखते आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सर बताएं स्टार्टिंग से कि ये जो यात्रा है आपका, ये कैसे स्टार्ट? जब मैं बहुत छोटा था तभी से मुझे महसूस हुआ कि आर्ट का मेरे अंदर बहुत रुझान है। और सबसे पहले तो प्राइमरी स्कूल्स में मैं जाया करता था। उससे पहले मैंने देखा कि गांव में जैसे सांझी सजा करती है दशहरे के समय पे, तो सांझी हम देखा करते थे। देख के लगता था कि ये कितना खूबसूरत चित्र बना हुआ, कितनी खूबसूरत ये बना रखी है दीवार के ऊपर, गांव की औरतें बनाया करती थी। तो वहाँ से मेरा कला का परिचय हुआ। फिर प्राइमरी स्कूल में गया तो वहाँ पे देखा कि सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट मेरा यही था। बाकी और चीज़ें पढ़ने में इतना मन नहीं लगता था, आर्ट में ही मन लगता था, आर्ट ही बनाता रहता था मैं। फिर उसके बाद में हाई स्कूल में गया, तब भी मेरा यही था। 6 से लेके 8 तक, 8वीं क्लास तक हमारे पास आर्ट थी। उसके बाद में आर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बनाता रहता था हमेशा। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं पेंटिंग बनाता था। और जैसे कि हर बच्चे का शौक़ होता है, तो और लेकिन सुविधाएं नहीं होती है उतनी, लेकिन फिर भी मैं बनाया करता था। तो इस तरीके से मेरी कला यात्रा चलती रही। फिर कॉलेज स्कूल से हाई स्कूल पास कर लिया मैंने। फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। सबसे पहले तो कॉमर्स बीकॉम मैंने बीकॉम करने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था बीकॉम में। मेरा आर्ट में मन लगता था। तो मैं उसके लिए तो अलग अलग लोगों के पास में गया मैं काम करने के लिए। जैसे साइन बोर्ड पेंटर से मेरी स्टार्टिंग हुई। फिर वहाँ से फिर मैं नावल बुक कवर्स वगैरह बनाने लगा। फिर फिल्मी बैनर, फिल्मी पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह ये सब बनाने लगा। तो बिल्कुल माइन्यूट वर्क से लेके बहुत बड़े बड़े 6 इंच के ब्रश से मैंने काम किया हुआ है। तो ये सब जीवन की यात्रा चलती रही। और इसी बीच में मेरा फिर कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन हो गया। कॉलेज ऑफ आर्ट में जब एडमिशन हुआ तो पहले तो मुझे ये लगा कि यार ये कॉलेज इतना बड़ा, इतना हाई फाई, तो बड़ा संकोच होता था कॉलेज जाने में। तो कई बार तो मैं कॉलेज के बाहर जाके और फिर वापस चक्कर लगा के आ जाता था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि तो लेकिन फिर भी एक दिन मैं चला गया वहाँ से, फार्म्स वगैरह लेके आया मैं। और वहाँ से उसमें फिलअप किया, टेस्ट वगैरह हुआ, उसको पास कर लिया। तो प्रोफेशनली आप मतलब उस दौर की तरफ चलने लगे, जैसे आपने कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। हाँ फिर आपका डिसाइड हो गया कि अब मुझे इसी रास्ते जाना है। हाँ प्रॉपर पूरी तरह से, मतलब 100% आपने उस 100% तो शुरू से ही था, शुरू से ही आप देना बचपन से ही था। मेरे अंदर 3 भावनाएं बचपन से ही थी। एक तो ये कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, ये तो 100% था ही। बाकी 2 ऑप्शन और थे मेरे पास में। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा बहुत रुझान था, और परोपकार की तरफ। परोपकार के लिए मैं आर्मी में जाना चाहता था। आर्मी में मुझे बहुत लुभाती रही है। और दूसरा था संन्यास। तो मुझे यूँ लगता था कि अगर मैं आर्मी में नहीं गया तो सन्यासी बनूंगा। लेकिन सन्यासी ऐसा नहीं कि जो भीख मांगता हुआ घूमता रहता है, कि अपनी आर्ट से मैं कमाऊंगा और आर्ट के से अपना मैं भरण पोषण करूंगा। तो आर्ट तो मेरा था ही, बचपन से ही था, जन्मजात रुझान रहा है। बाकी आर्मी और सन्यास ये मेरा साथ में चलता रहा। कभी सर आपको ऐसा महसूस हुआ कि दिक्कतें बहुत सारी आ रही है इस यात्रा के दौरान, जैसा कि आपने बताया, कि कभी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं, कोई और ऑप्शन मुझे चुनना पड़ेगा? हाँ, मैं लकी रहा हूँ इस मामले में। मुझे बहुत दिक्कतें आई, और बहुत दिक्कतें आना बहुत अच्छी निशानी है।
जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उसके पीछे उतनी ही बड़ी सफलता छिपी होती है। बेशक। तो ये आर्ट का तो रुझान था ही मेरे अंदर, तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। देखिए मोस्टली आर्टिस्ट जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो इस मिडिल क्लास का मुझे सामना करना पड़ा। बहुत परेशानियां हुई, बहुत कष्ट हुए, अत्यंत कष्ट हुए। कितनी बार लगता था कि छोड़ दो यार ये सारा कुछ। रात को रात तक स्ट्रगल करता हुआ सोचता था कि ये सब कुछ छोड़ देना है। अगले दिन सुबह फ्रेश हो गए, फिर पेंटिंग की तैयारी वो है। आपके चित्त में था इसलिए आप उसे छोड़ नहीं बस पा रहे ये थे। मेरा जीवन था, मेरी लाइफ है। तब भी ये आर्ट मेरी लाइफ थी और अभी भी मेरी लाइफ है। जी, बहुत इसके बगैर जीना असंभव है। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आपकी पेंटिंग के बारे में कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे किस तरह की पेंटिंग बनानी है, कौन सा मीडियम यूज़ करना है? देखिए जब मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था तब मैं फिल्मी बैनर, पोस्टर्स और कैलेंडर्स वगैरह बनाया करता था, बुक कवर्स वगैरह पब्लिकेशंस के लिए पेंटिंग बनाया करता था। तो तब एक एक वो था, एक दायरा था कि मुझे ऐसी ही पेंटिंग बनानी है, और बस जैसे कि कुएं के मेंढक जैसी बात। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जब कॉलेज ऑफ आर्ट में गया कि ये तो इतना वास्ट है, इतना वास्ट एरिया है जिसका कोई हिसाब नहीं, बेइंतहा। पता चला कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या क्या हो चुका है, और हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ तक हम आ गए हैं, कहाँ किस तरफ ये यात्रा जा रही है, कला की यात्रा। तो ये सब मुझे पता चला, और उसी में मैं अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करता रहा। कभी जैसे 82 में मेरा एडमिशन हुआ था कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो वहाँ से 82 से 86 तक मैंने ये बीएफए किया। फिर 88 से लेके 90 तक एमएफए किया। तो लेकिन इसी बीच में बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहा। कभी क्यूबिस्टिक स्टाइल से पेंटिंग बनाई, कभी सरियलिस्टिक स्टाइल से, कभी डिस्टोर्टेड, कभी एब्स्ट्रैक्ट, हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करता रहा। अच्छा, साथ में मेरा स्ट्रगल जो पीरियड था वो भी चलता रहा कि अर्निंग अर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर अगर मैं अर्निंग ना कर पाऊँ तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, कॉलेज भी नहीं जा पाता, कॉलेज की फ़ीस भी जमा नहीं कर पाता। तो ये दोनों चीज़ें चलती रही। बहुत टफ सा टाइम था लेकिन अच्छा था। स्ट्रगल से मैं कभी डरता नहीं हूँ। वो जो एक आर्मी वाली फीलिंग होती है ना, आर्मी के जो लोग होते हैं वो कभी हारते नहीं है, आखिरी सांस तक नहीं हारते। तो ये जो भावना थी ये मेरे तब काम आई, भरपूर काम आई। और लाइफ में तो पूरी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल चलता ही है। तो ये ही भावना जो होती है कभी भी ना हारने वाली, तो ये अभी भी काम आती है मेरे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर स्पिरिचुअलिटी है, तो उसको मैं बड़े आपको शांत रखने में बहुत मदद शांत किया, रखने में बहुत मदद किया। मदद करती है। तो ये सारा जो बैलेंस है, जो ट्रिएंगल जो बना हुआ है, बहुत प्यारा ट्रिएंगल बना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने डिसाइड किया था या तो मैं कलाकार बनूंगा या मैं सन्यासी या फिर मैं आर्मी अब मैं बनूंगा, तीनों हूँ। और आप इस वक्त तीनों हैं। अब बहुत ठीक है, बढ़िया। मैंने मैंने आर्मी की वर्दी नहीं पहन रखी है, लेकिन अंदर से तो मैं वही हूँ। हाँ, हिम्मत जो है हिम्मत हमेशा और बढ़ाता है। स्पिरिचुअलिटी वो हमेशा मुझे मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उससे बैलेंस एकाग्रता बनता आपकी है, बढ़ाती है। एकाग्रता बढ़ती है, और इस शांति बढ़ती है, स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ती है। और आर्ट तो आर्ट वो तो मेरी लाइफ है। इसी बीच में मैंने जब मैं 82 में जब कॉलेज ऑफ आर्ट में गया तो उसी 83 में फिर मैं बॉम्बे गया। मतलब मेरी कोई पेंटिंग थी वो पब्लिश हो गई, माधुरी मैगजीन, फिल्म मैगजीन थी उन दिनों। तो मैंने धर्मेंद्र और हेमालिनी की पेंटिंग बनाई थी उसमें, तो पोर्ट्रेट बनाए थे वो सभी उसमें। तो मेरे पास उसमें बहुत सारे लोगों के लेटर्स आए। एक फिल्म डायरेक्टर तो मेरे पास घर पे आ गए मुझे ले जाने के लिए कि यार ये लड़का है, टैलेंटेड है, और इसको बॉम्बे ले जाते हैं। और वहाँ पे तो बॉम्बे ले गए वो मुझे। तभी वहाँ पे रामान सागर जी से मुलाकात हो गई। तो उन्होंने पहले मुझे विक्रम और वेताल टीवी सीरियल का काम मिला, उसका पेंटिंग मैंने बनाई, टाइटल पेंटिंग। फिर रामायण के लिए काम दिया। उसी बीच में मैं कई बड़ी बड़ी हस्तियों से मिला, जैसे वी शांताराम जी, शक्ति सामंत जी, गुरुदत्त के भाई, बी आर चोपड़ा जी, ऐसे कई बड़े उस्ताद लोगों से मैं मिला, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उनके साथ में काम करने का मौका मिला। मतलब रामायण और महाभारत जैसे उम्दा धारावाहिक में भी आपकी हाँ पेंटिंग यूज की हाँ गई है, ये जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। जी। और सर,
आपको कब ऐसा फील हुआ, मतलब एक तो होता है हर आर्टिस्ट की एक छोटी सी भी कलाकृति उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, हम्म। उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कब ऐसा फील हुआ कि ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, किस दौरान? देखिए, उस समय जो भी छोटे छोटे अचीवमेंट होते थे बहुत बड़े होते थे। पहले मैं जब स्ट्रगल पीरियड था तब तो बस के लायक भी पैसे नहीं हुआ करते थे। बस में 25 पैसे लगते थे तो 25 पैसे भी नहीं होते थे, 5-5 पैसे भी नहीं हुआ करते थे। बहुत कम, 2-2 पैसे भी नहीं हुआ करते थे। मेरा जो सबसे पहला अभाव का अनुभव रहा कि मैंने अपनी माँ से 2 पैसे मांगे कि मुझे साइन लेके आनी है। तो माँ ने कहा कि बेटे अभी नहीं है, शाम को तेरे पिताजी आएंगे तो तब उनसे लेके दे देंगे। तो मुझे मेरी आंखों में आंसू धीरे से आ गए, और लेकिन वो छिपा लिया मैंने। तो ये जो स्ट्रगल होता है बहुत प्यारी चीज़ होती है और बड़ा अच्छा अनुभव होता है, ये होना चाहिए। ये जानना चाहता था सर कि अ, वो कौन सा लम्हा है या पल है जिस वक्त आपको बहुत खुशी हुई उस अचीवमेंट को लेकर? हाँ, जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में नहीं था उससे पहले की बात है, 81 की बात है या 1980 की बात है। तो उस समय मैं पब्लिकेशंस के लिए काम करता था, हिंद पॉकेट बुक्स चलती थी उस दिनों। तो तब मैंने एक बुक कवर बनाया था, उसका टाइटल था तकदीर, और वो पब्लिश हुआ था। तो वो बुक पब्लिश हुई थी, और तब मैंने वहाँ पे जब मुझे पता चला तो मैं साइकिल पे गया, बड़ी तेज़ से, काफ़ी किलोमीटर दूर था वो, और वहाँ पे गया। वहाँ पे जब देखा कि तकदीर नाम का कवर छपा है, मैं बहुत खुश हुआ। और वहाँ से फिर उस बुक को लेके फिर अपने घर वापस आया। मतलब ऐसे गया जैसे हवा में उड़ता हुआ गया हूँ और हवा में उड़ता हुआ वापस आया। तो मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि पहली अर्निंग थी, पहला पब्लिकेशन था, तो ये पहला एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको लगा कि जीवन क्या अच्छा, है? इसी तरीके से कई मुझे अच्छे एक्सपीरियंस होते रहे। जब रामानंद सागर जी से मिला तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनसे बातचीत करना। उन्होंने मुझे काम दिया। उस समय तो मैं लड़का ही था, कम एज थी, 20 साल का मैं लड़का था। तो या एक आर्टिस्ट थे वहाँ पे बॉम्बे में, बहुत अच्छे फिल्मी आर्टिस्ट थे, फिल्मी बैनर पोस्टर बनाया करते थे, राम कुमार जी। जी। तो उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर बी आर चोपड़ा जी से मिला, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो ऐसे बड़े वी शांताराम जी से मिला। तो ये खुशियों के पल बीच बीच में आते रहे। इसी बीच में मैं कॉलेज में भी पढ़ता रहा, जी। और साथ में कमर्शियल काम भी करता रहा, कॉलेज का काम भी करता रहा। सारी चीज़ें कंटिन्यू चलती रही। अगर मेरी एक भी लय टूटती तो फिर जीवन ही टूट जाता मेरा। तो पूरा पूरा बैलेंस बना के रखा, पूरी एक लय बना के रखी। ये एक। जीवन को आपने बहुत अच्छे तरीके से हाँ। जिया और उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत मेहनत भी किया। हाँ। इसी बात पे सर आपकी कोई कविता हो जाए, मैंने बहुत हाँ, सुना। कविता का शीर्षक है जीवन क्या है। जीवन क्या है? एक सुख जिसे हमें पाना है, एक दुख जिसे हमें गंवाना है, एक आशा जिसके पीछे भागना है, एक आनंद जिसे हमें चाहना है, या एक पहेली जिसे हमें सुलझाना है। जीवन है क्या? यह जीवन है या मृग मरीचि का? यह प्रश्न है या उत्तर? अंधेरा या उजाला? जीवन जीवन है या मृत्यु, या ब्रह्म अनंत समय के अंतर्गत कुछ क्षणों का? क्या है जीवन? क्या एक बोझ जिसे हमें ढोना है, या एक बीज जिसे हमें बोना है? इस अनंत का एक फूल जिसे कभी कुमलना है, या एक भूल जिसे अभी सुधरना है? क्या एक मजाक जिसे हमें करना है, या एक बकवास जिससे हमें गुजरना है? हाँ, जीवन एक सिक्का है जिसके एक तरफ भ्रम है जिसे हमें खोना है, उसके दूसरी तरफ ब्रह्म है जिसे हमें पाना है। बहुत उम्दा आपने कविता सुनाया जीवन पे। और इसी के साथ हम पेंटिंग के धन्यवाद। बारे में भी बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ आपकी एक पेंटिंग है,
और मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये भी कहीं न कहीं जीवन से ही इंस्पायर्ड है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो पेंटिंग में कैरेक्टर होता है, जो स्टाइल होता है, जो बैकग्राउंड होता है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? प्लान कैसे करते हैं कि ये सारा कुछ होना चाहिए मेरे पेंटिंग में, या फिर वो खुद ब खुद आता जाता है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर? देखिए, मैं दो दुनिया में रहता हूँ। जी, एक तो दुनिया वो जो मुझसे बाहर की है, जी, दूसरी दुनिया वो जो मेरे अंदर की है। जी। और दोनों के प्रति मैं बहुत अवेयर रहता हूँ। हुँ, तो उसी से मैं ये नहीं सोचता कि मुझे कोई विशेष पेंटिंग बनानी है, कोई महान पेंटिंग बनानी है, कोई चमत्कार कर देना है। मैं अवेकन रहता हूँ। और आर्टिस्ट होने की वजह से जो भी कुछ मैं देखता हूँ वो मुझे चित्रों के रूप में दिखता रहता है। अपने आप ही पेंटिंग बनती रहती है। हुँ, हुँ, कुछ भी भाव हो, सपोज मेरे सामने कोई आदमी बातचीत कर रहा है जी, तो मुझे चित्र बनते हुए दिखते हैं। ओके, उनको पता भी नहीं चल पाता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या वो चल रहा बनता चलता रहता है। और जब भी मुझे पेंटिंग बनानी होती है है? हुँ, तो उस समय मैं अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देता हूँ हुँ, और कुछ भी नहीं सोचता हूँ। कुछ भी नहीं तो सोचते। लेकिन अंदर जो है, हुँ, इनर में कहीं जो चला गया है, तो वो धीरे 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 ऐसे आ जाता है जैसे पेंटिंग नीला में आकाश कैसे हो। वो, हाँ, जैसे नीला आकाश हो और कहीं से तैरता हुआ सफ़ेद बादल आ जाए, बादल आ जाए। आता जाए, आकृति बदलता जाए, बदलता जाए, बदलता जाए। और कोई एक एक पॉइंट ऐसा आता है जब लगता है कि हाँ, ये वो पॉइंट है, ये वो आकृति है जो मैं बनाना चाहता हूँ। हुँ, तो बस वही मेरी पेंटिंग का बेस बन जाती है। बेस उसको बन मैं स्केच जाता है। बना लेता जी, हूँ स्केच बुक में, और फिर वही धीरे धीरे मेरी पेंटिंग का बेस बन के पेंटिंग बन जाती है। बन जाती है। और रहे सब्जेक्ट की बात, जी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए ये समाज भरा पड़ा है, मैं अंदर से भरा पड़ा हूँ। तो तो सब कुछ कैनवस पे। तो सब कुछ कैनवास मेरे पास कहने के लिए बहुत बातें होती है समाज में। जैसे कि मेरी पेंटिंग में मुखौटे बहुत होते हैं, हुँ, मास्क मैं मास्क बहुत बहुत बनाता होते हैं हूँ। आपकी पेंटिंग तो में। वो क्या है, मैं लोगों को देखता हूँ वो तरह तरह के मास्क लगाए हुए होते हैं। कोई कैसा मास्क लगाए हुए होता है, कोई दोस्त दोस्त का मास्क लगा के रखता है, कोई दुश्मनी का मास्क लगा के रखता है। कोई उनके मास्क मोमेंट टू मोमेंट बदलते रहते हैं। बदलते इसके रहते सामने कुछ है, उसके सामने कुछ है, मेरे सामने कुछ है। तो इस तरीके से वो बदलते रहते हैं। तो ये बदलते हुए जो चेहरे होते हैं, इसी वजह से मैं मास्क बहुत बनाता हूँ अपनी पेंटिंग में। ये समाज जो है समय समय पे मुखौटे बदलता है। वो कोई छोटे लेवल का हो, हैं। कोई सब्जी वाला हो, हुँ, वो भी, कोई बहुत बड़े लेवल का इंटरनेशनल लेवल की इंटरनेशनल। कोई हस्ती हो, वो भी। हुँ, तो कैसे चेहरे बदलते हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त तमाशा मैं देखता हूँ। और ये और उस इस तमाशा को और तो आप उस तमाशे कैनवस में पे मैं कैनवास उतारते पर हैं। उतारता हूँ। अच्छा, फिर अब जैसे यही पेंटिंग है, जी, इस पेंटिंग को अगर देखें तो ये एक औरत है। हुँ, देखिए, कोई फिगर तो लेनी ही पड़ेगी, मेल या फीमेल। जी, मुझे औरत कोई विशेष रूप से आग्रह नहीं है हुँ, कि बनाना ही है। कोई तो फिगर लेनी पड़ेगी, अपनी बात को कहने के लिए शब्द तो चाहिए ही। चाहिए। तो इसमें मैंने फीमेल फिगर ली है। तो फीमेल फिगर है ये, और इसमें काफ़ी सारी जा रहे हैं, ये शेप जा रही है। ये सर क्या है? ये ये एक तरीके से, और उस तरफ जा रहे हैं जो रेड शेप है, अच्छा, रेड शेप है, उस यहाँ तरफ जा रहे हैं। तो देखने में ये ऐसा लगता है जैसे स्पर्म है, इनकी शेप स्पर्म जैसी है, हुँ, और ये उस तरफ जाना चाहते हैं। इसका टाइटल रखा है मैंने, डिजायर फॉर रीबर्थ, पुनर्जन्म की तृष्णा। इंसान इंसान की तृष्णा यही होती है कि वो कभी मरे ना, जी, मैं अमर हो जाऊं। जी, तो वो उसी उसी कल्पना को साकार करने के लिए उसने एक धारणा बनाई है कि पुनर्जन्म हुआ करता है। अब किसको पता कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये सोच के ज़रूर तमन्ना, ज़रूर कुछ संतुष्टि मिलती है कि नहीं नहीं, मैं मरूंगा नहीं। मैं अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, दोबारा जन्म हो जाएगा, तो मैं मिटूंगा नहीं। मैं मिलूँगा। तो ये अपना आप को समझाने के लिए है या किस वजह से है, लेकिन इससे इंसान को संतुष्टि ज़रूर मिल जाती है। इसमें सच्चाई है या झूठ है या बहकाना है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मैंने यही दिखाया, डिजायर फॉर रिबर्थ, पुनर्जन्म की और सर तृष्णा। बैकग्राउंड कैसे आप डिसाइड करते हैं कि क्या बैकग्राउंड जाना सब चाहिए? कुछ अपने आप डिसाइड होता है। कोई मैं फिगर बनाता हूँ जी, तो फिगर भी अपना आप ही मैं तो उस फीलिंग से भरा हुआ होता हूँ। जी, वो फीलिंग मेरे अंदर भरपूर होती है, और वो ही अपने आप एक मुझसे कहानी का रूप ले लेती है कहानी का एक कैनवस के ऊपर। कहानी का रूप ले लेती है, कंपोजिशन का रूप ले लेती है। जी, अच्छा, फिर कलर्स वगैरह इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। जी, कलर कैसे लाना है, टेक्स्ट कैसे डालना है, बाकी ये कंपोजिशनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। एक तो सब्जेक्ट हो जाता है, जी, दूसरे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं।
कि कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे मुझे अच्छा लग रहा है, वगैरह वगैरह। और बाद में जब मैं देखता हूँ तो पता चलता है कि ये बहुत अच्छा ये कंपोजिशन बन गया। जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, इसके पीछे बहुत सारी फिगर्स हैं। बहुत सारी फिगर्स का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग, केवल यही नहीं, बहुत सारे लोग इसी तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। लगे पड़े हैं। तो मेरे सब्जेक्ट को ये बैकग्राउंड भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है, सपोर्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। और सर मीडियम के बारे में अगर बात करेंगे, आपने बहुत सारे मीडियम में काम कर रखा है, तो आपका बेस्ट मीडियम कौन सा है? देखिए, जब बचपन में था तब तो पेंसिल और पेस्टल कलर, वाटर कलर ये फेवरेट थे। और आजकल मैं एक्रिलिक से ज़्यादा बना रहा हूँ और ऑयल से बना रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करता हूँ। कई बार कभी कभी डिजिटल भी बनाता हूँ। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चलते रहते हैं मेरे। मैं एक प्रश्न पूछूंगा। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, जी। तो उनकी तरफ से मैं पूछना चाहूँगा कि ऑयल में पेंटिंग करना कितना आसान और कितना मुश्किल है? देखिए, अगर किसी की मास्टरी है जी। ऑयल में या एक्रिलिक में या वाटर कलर में, पेंसिल में, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर मास्टरी नहीं है, उसको मीडियम का पता नहीं है, उसके टेक्निक का पता नहीं है, टेक्निक के ऊपर कमांड नहीं है, तो उसके लिए तो मुश्किल है, कोई भी मीडियम होगा। एक बिगनर्स के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऑयल? सबसे पहले तो अगर ऑयल पेंटिंग भी बनानी है तब भी सबसे पहले स्केचेस पे ध्यान देना चाहिए। स्केच पे मास्टरी होनी चाहिए, कलर में मास्टरी होनी चाहिए और ऑयल कलर को समझना चाहिए कि ऑयल कलर है क्या। जैसे कि वाटर कलर है, तो इस शब्द के अंदर ही अपना आप छिपा हुआ वाटर कलर यानी पानी का कलर, यानी वो पानी जो रंगीन है। हम जब वाइट सरफेस के ऊपर जब हम उसको चलाएंगे तो कुछ समय के तक तो वो रंगीन पानी रहेगा, उसके बाद में पानी उड़ जाएगा, रंग रह जाएगा। ये इसका राज है वाटर कलर का। इसी तरीके से ऑयल कलर का है। ऑयल कलर का बेस ऑयल है, लिंसीड ऑयल से हम उससे यूज़ करते हैं या टर्पेंटाइन से यूज़ करते हैं, उसका बेस ऑयल है, वाटर नहीं है। तो उसकी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होगी। तो इस टेक्निक को समझना पड़ेगा कि वो एकदम से ड्राई नहीं होगा, कुछ मिनट में ड्राई नहीं होगा, कुछ घंटों उसको लगेंगे या कुछ दिन भी लग सकते हैं। तो जो मटेरियल को समझने वाली बात है कि किस चीज़ से ये मटेरियल बना हुआ है और इसको किस तरीके से ये अप्लाई होता है। तो ये और लगातार प्रैक्टिस करने से ये बात समझ में आ जाती है। सर आपकी पेंटिंग में कभी कभी बहुत रियलिस्टिक लगता है, इल्यूजन लगता है, बहुत सारा कुछ उसमें नज़र आता है। होता ये है कि हमारी जो इंडियन फिलोसफी है उसमें कहा गया है माया। तो ये जो शब्द है मुझे काफ़ी प्रभावित करता रहा है। जब आदमी इल्यूजन में होता है, माया में होता है, भ्रमित होता है, फिर डिसइल्यूजनड हो जाता है, इलाइटेंड हो जाता है, तब माया से निकल जाता है। तो ये जो बड़ा ज़बरदस्त खेल है जो प्रकृति हमारे साथ में खेलती है, तो मैं भी उसका पार्ट हूँ। और ये एग्जिस्टेंस का ये या प्रकृति का एक खेल है या एक वो है कि मुझे ये गिफ्ट मिला है कि मुझे कुछ भी कुछ भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं बहुत सारे पेंटिंग में मैं मास्क बनाता हूँ या धागा बनाता हूँ। तो मास्क मैंने अभी बताया है, मास्क मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं देखता हूँ मास्क। लेकिन मेरी पेंटिंग में क्या होता है, मास्क ऐसे होते हैं बिल्कुल जैसे रियल हो, आप उसको छू सकते हो। तो उसमें दो चीज़ें काम आती हैं, एक तो जो सब्जेक्ट है वो, और दूसरा बनाने की जो टेक्निक है उसमें मास्टरी वो। ऐसा ही एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे जीवन का। वो ये है कि एक बार मैं राष्ट्रपति भवन में गया था, तो वहाँ पे एग्जीबिशन थी और एग्जीबिशन के अंदर पेंटिंग डिस्प्ले थी। तो जैसे कि होता है हॉल के अंदर पेंटिंग डिस्प्ले थी, कलाम साहब ने उसका रिबन काटा, इनोग्रेशन हो गया पेंटिंग का, एग्जीबिशन का। फिर कलाम APJ राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, तो उन्होंने इनोग्रेशन किया। इनोग्रेशन करने के बाद में जब वो घूमते हुए पेंटिंग की तरफ आए
तो सबसे पहले मेरी ही पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में मैंने क्या बनाया था कि एक पेंटिंग 3 फीट बाय 4 फीट की थी वर्टिकल, और उसमें एक कपड़ा था, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा पड़ा हुआ था, और उस कपड़े पे उसको रेड कलर की स्ट्रिंग से, रेड कलर की रस्सी से बांधा हुआ था। तो कलाम साहब को लगा कि अच्छा शायद इसका भी इनोग्रेशन करना है, और उसके पास में वो पेंटिंग के पास में गए और जाके उसको खोलने लगे। जब रस्सी को खोलने लगे तो वहाँ पे देखा तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे एकदम प्लेन सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस। और उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा कि ये क्या हुआ। उनको एकदम ज़बरदस्त झटका लगा कि ये क्या हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा ये किसने किया, वो समझे कि यार ये तो रंगों का खेल है। तो उन्होंने कहा कि ये किसने बनाया है ये पेंटिंग। तो तब मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया। उन्होंने पूछा कि ये इसका टाइटल क्या है। मैंने कहा कि इसका टाइटल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य है। ये रहस्य इसके पीछे ये है कि जो हमें दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो हो, और जो हो ज़रूरी नहीं कि वो हमें दिखे। उस पेंटिंग के अंदर दिखता था कि ये कैनवास बंधा हुआ है कपड़े से, लेकिन वो था नहीं, वो रंगों का केवल खेल था। इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारा माया आती है कि हम इल्यूजन में फंस जाते हैं और सोचते कुछ है, वो निकलता कुछ और है। तो ये जो जो फिलॉसफी है ना, जो जो एक अवेकननेस की, तो बचपन से ही मेरे ये चली आ रही है, सब साथ साथ चला आ रहा है ये सिलसिला। और मैं भी खुश होता हूँ पेंटिंग बना के अपने, कि मुझे पता चलता कि मेरे अंदर ये छिपा हुआ था क्या। मैं ऐसे ही आश्चर्यचकित होता जैसे दर्शक मेरी पेंटिंग को देखने के बाद में आश्चर्यचकित होते हैं। तो ऐसे ही मैं खुश होता हूँ पेंटिंग बनाने के बाद में कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपकी पेंटिंग बिल्कुल नेचुरल हो, एकदम पूरी तरह से नेचुरल, उसमें जो कैरेक्टर है वो भी एकदम नेचुरल लगे। बिल्कुल। जिस कारण से बहुत सारी पेंटिंग में जो कैरेक्टर होता है उसके ऊपर जो पोशाकें होती है वो आपका ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट भी होता है। हाँ, वजह यही है कि वो नेचुरल दिखे। नेचुरल दिखे, और वो अपना आप ही होता है। जी। मैं अगर कोई कहे मुझसे कि आप ये पेंटिंग बनाते हो, तो मैं कहता नहीं, पेंटिंग मुझसे बनती हैं, अपने आप बनती हैं। वो पेंटिंग मेरा की डिमांड होती है कि पेंटिंग हाँ मुझे वो ऐसा उसकी बनाना डिमांड होती है, वो अपना आप मुझसे बनना चाहती है, वो अपना आप ही बनती है। मैं उसमें कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो एक दर्शक की तरह बाद में देख के आश्चर्यचकित होता हूँ कि ये पेंटिंग मुझसे बन गई, है। ये बहुत और बड़ी मुझे बात बड़ी है। खुशी होती है। ये बहुत बड़ी बात है एक पेंटर के लिए कि उसे अपनी तरफ से सेटिस्फैक्शन हो कि मैं जो दिखाना चाहता हूँ एक दर्शक उस चीज को समझ रहा है। हाँ, टेक्निक पे पूरा कमांड है, जी। सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस मुझे दे देता है, तो मैं तो दर्शक की तरह देखता हूँ पेंटिंग को। तो सर जैसे आपने बताया सब्जेक्ट मुझे एग्जिस्टेंस देता है, तो सब्जेक्ट डिसाइड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उस पेंटर को या उस आर्टिस्ट को थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए या फिर थोड़ा सा नेचुरलिस्ट होना चाहिए? ये हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। अगर ये मेरा जो मैंने अभी बताया है, ये मेरा नितांत व्यक्तिगत अनुभव है। ज़रूरी नहीं कि हर आर्टिस्ट ऐसा हो। सल्वाडोर डाली अलग तरीके से बनाया करते थे, पिकासो दूसरे तरीके से बनाया करते थे, रैम्ब्रांड अलग तरीके से बनाया करते थे, हुसैन साहब अलग तरीके से बनाया करते थे। हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है अपना। सर आपकी पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप दर्शाना चाहते हैं और व्यूवर्स को लगता है ये रियलिस्टिक है, कुछ व्यूवर्स को लगता है ये इल्यूजन है। तो आपके शब्दों में जानना चाहूँगा कि इसमें आखिर होता क्या है? मेरी पेंटिंग में जो भी मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, जी। तो ऑब्जेक्ट जो बनाता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट, सपोज एप्पल है, जी। तो मैं ये नहीं कि रेड कलर लगाया और एप्पल बन गया है। मैं पूरा एप्पल का स्टडी करता हूँ, उसके पूरा आनंद लेता हूँ। कोई कपड़ा है, कपड़े को बनाऊंगा तो वो कपड़ा ही लगेगा, मास्क बनाऊंगा तो मास्क ही लगेगा, मेटल बनाऊंगा तो मेटल ही लगेगा। यानी मैं उस जो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पूरी तरीके से घुस जाता हूँ, उसकी आत्मा को आप टच करने की तो कोशिश पूरा पूरा उसको मैं छू पाता हूँ। इसी वजह से इल्यूजन क्रिएट होता है, और वो इल्यूजन जो है मेरी पेंटिंग का पार्ट बन जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा नेचुरल होता है आपका काम, इतना कि फोटोग्राफी से भी आगे निकल जाता है, फोटोग्राफी से भी वो आगे निकल जाता है और इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। लोगों को लगता है कि इसको छू सकते हैं, क्या ये वाकई में हैंग किया हुआ है,
ये जो मास्क है क्या हैंग किया हुआ है, ये धागा है या कपड़ा है या कोई और चीज़ है, ये क्या वाकई में है? तो वो छू के देखते हैं। कई बार तो मेरी पेंटिंग को छू के देखते हैं। कॉलेज में भी ऐसा होता था। एक बार पेंटिंग बनाई हमने, तो मैंने एक उल्टा कैनवास बनाया। जैसे कैनवास बैक साइड से दिखता है ऐसा बैक। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि, जो हमारे प्रिंसिपल ओपी शर्मा जी थे कॉलेज पार्ट में, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे कुछ सीनियर आर्टिस्ट आने वाले हैं, अपने जो वर्क है आपके अपने वो डिस्प्ले करना। तो हमने डिस्प्ले कर दिया, तो उस पेंटिंग को भी रखा। तो प्रिंसिपल गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि विजेंद्र ये उल्टी क्यों रखी है पेंटिंग? और उन्होंने उसको उठाया और सीधा वैसे कर दिया। मैंने कहा सर सीधी पहले थी ये, अब ये गीली पेंटिंग है, आपके हाथ खराब हो गए हैं। तो उन्होंने देखा हाथ पे रंग लगा हुआ था, रात को वो पेंटिंग बनाई थी। तो इतना ज़्यादा इल्यूजन मैं क्रिएट कर देता हूँ। मेरा सोलो शो था एलटीजी गैलरी में, मंडी हाउस। तब वहाँ पे सुधा साहब आए, उन्होंने मेरी एक पेंटिंग को देखा। उसमें एक जंजीर बंधी हुई थी और एक पैर उसमें बंधा हुआ था, एक फिगर उससे लटकी हुई थी। तो उनको लगा कि ये क्या है, ये जंजीर एकदम रियल है, पैर एकदम रियल है, फ्रेम रियल, ये क्या है? तो वो पास में गए, उसको छू के देखा और फिर उनको लगा कि अच्छा ये पेंट किया हुआ है। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा भी, तो अच्छे शब्द लिखे। तो ऐसा इल्यूजन ये क्रिएट होता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं इल्यूजन से पूरी तरह परिचित हूँ और पूरी तरह उसको बनाने की क्षमता है। इसके पीछे इस इल्यूजन और रियलिस्टिक को आप जो संगम करते हैं, इसके पीछे आपकी स्टडी है उस हाँ, सब्जेक्ट को लेकर। स्टडी है और नेचुरल गिफ्ट है। एक तरीके से देखा जाए तो ये गॉड जो है, भगवान और परमात्मा, ये क्या करता है, ये इंसान के सामने दृश्य रचता है, ये दुनिया रचता है। तो जो आर्टिस्ट होता है वो भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो छोटा मोटा भगवान ही होता है, कि वो भी ऐसी चीज़ें रचता है कि जो जो सामान्य लोगों सबको प्रभावित करती है, जी, सुकून देती है। सुकून दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, सुकून दे सकती है, लेकिन प्रभावित जरूर कर सकती है। सुकून दे सकती है, अशांति पैदा कर सकती है, दुख दे सकती है, आनंद दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन प्रभावित जरूर करती है। आपकी एक पेंटिंग है हुसैन साहब की, जो बहुत ही फेमस है और बहुत बारीक काम है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो मेरा वर्क है। मैं जब कॉलेज ऑफ आर्ट में स्टूडेंट था तब मैंने वो पेंटिंग बनाई थी। वो उसमें वाटर कलर से काम किया था, वाटर कलर टेम्परा, और बहुत माइन्यूट वर्क था उसमें। वो मतलब आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है, इतना माइन्यूट वर्क था। और उसको काम के दौरान भी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया था? मैं क्या करता था, काम जब ब्रश चलाते समय तब तो यूज़ नहीं करता था कि दोनों चीज़ें एक साथ में कैसे कर सकता था। तो जब बनाने के बाद में फिर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता था कि ठीक बना है कि नहीं बना है। तो बिल्कुल अब, लेकिन अब उसको इस समय कंप्लीट होने के बाद में अब तो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है, बिगर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसकी डिटेल दिखाई नहीं देगी। बहुत लंबी कला यात्रा रही आपकी, जिसमें पेंटिंग है, जिसमें कविताएं हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिज्म है। जी। तो हो सकता है इसमें कुछ जादू भी नजर आ जाए। देखिए, दुनिया अपने आप में एक जादू है, जादू है। बहुत बड़ा जादू है। इतना बड़ा जादू है कि इंसान मारा मारा फिरता है। जी। ये कह सकते हैं कि उसके पास में सब कुछ है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है, जैसे हिरण कस्तूरी के पीछे भागा भागा फिरता है रेगिस्तान में। तो जिंदगी ऐसे ही चमत्कार है। कुछ लोग पेंटिंग से चमत्कार करते हैं, कुछ रंगों से करते हैं, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ा चमत्कार है। बड़े बड़े योगी महापुरुष हुए हैं जो समाधि देते हैं। तो हमारी यात्रा उसी तरफ है और उसी तरफ जाना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। शुक्रिया।